वैश्विक संकटों का निवारण भारतीय शिक्षा। पर्व 4 भारत की भूमिका। अध्याय पृष्ठ संख्या 203। पर्व 4 भारत की भूमिका। विश्व स्थिति का जानना और समझना एक बात है, उससे व्यथित होना एक बात है, उसका भुक्तभोगी होना एक बात है, परंतु उन समस्याओं को दूर करने हेतु उद्यत होना दूसरी बात है। उसके लिए साहस चाहिए। भारत ऐसा साहस दिखाने वाला देश है। जगत का भला चाहना भारत का स्वभाव है। वैसे पश्चिम भी विश्व की समस्याओं को दूर करना तो चाहता ही है, उसके लिए विश्व स्तर के प्रयास भी करता है, परंतु समस्याएं दूर होती नहीं दिखाई देती, उल्टे बढ़ती ही जाती हैं। इसका सीधा कारण यह है कि जिन कारणों से समस्याएं जन्मी हैं उन्हीं को उपाय के रूप में प्रयुक्त करेंगे तो समस्या दूर होने के स्थान पर उल्टे बढ़ने ही वाली है। वास्तव में समस्याओं के निराकरण हेतु देखने समझने की दृष्टि तथा उपाय की पद्धति में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। विश्व स्थिति और विश्व समस्याओं को भारत की दृष्टि से देखना, भारत की पद्धति से उनका उपाय करना होगा, परंतु ऐसा करने हेतु भारत को स्वयं को पश्चिमी प्रभाव से मुक्त होकर भारत बनना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, भारत बनने पर आदि समस्याएं तो अपने आप मिट जाएंगी। इस कठिन विषय के अनेक पहलुओं की चर्चा इस पर्व में की गई है। अनुक्रमणिका। भारत की दृष्टि से देखें, स्वास्थ्य प्राप्त करें, संस्कृति के आधार पर विचार करें, समाज को सुदृढ़ बनाएं, आर्थिक स्वातंत्र्यनी रक्षा करें, युगानुकूल पुनर्रचना। आशा कहाँ है। अध्याय 33 भारत की दृष्टि से देखें। भारत की दृष्टि से क्यों देखना। भारत विश्व को पश्चिम और पूर्व में बांटता नहीं है। यूरोप के लोग भारत में आने के लिए निकले तब पूर्व दिशा में उन्होंने यात्रा शुरू की, इसीलिए उनके लिए पूर्वी देश है। आज विश्व में यूरोपीय शब्दावली रूढ़ हुई है, इसलिए यूरोप और विशेष रूप से इंग्लैंड के संदर्भ से पूर्व पश्चिम दिशाएं तय होती हैं। इसलिए भारत के लिए भी यूरोप और अमेरिका पश्चिम के देश हैं। सांस्कृतिक दृष्टि से भारत विश्व को एक मानता है, इसलिए भारत सभी बातों का वैश्विक संदर्भ में ही विचार करता है। विश्व के संदर्भ में भारत के मूल विचार कुछ इस प्रकार हैं। अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात यह अपना है और यह पराया, ऐसी सोच छोटे मन वाले लोगों की होती है। जिनका अंतःकरण उदार है उनके लिए तो संपूर्ण पृथ्वी एक कुटुंब है। कुटुंब कहते ही आत्मीयता का संबंध निहित है, अर्थात भारत संपूर्ण विश्व के साथ आत्मीयता से युक्त व्यवहार करता है। यद भूत हितम अत्यंतम तत्सत्यम विधीयते, अर्थात जो भूत मात्र का हित करता कहता है वही सत्य है। यहाँ भी केवल अपने ही हित की बात नहीं सोची गई है, केवल मनुष्य के हित की बात भी नहीं सोची गई है, अपितु चराचर के हित का विचार करना ही सही माना गया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। अर्थात सब सुखी हों, सब निरामय हों, सबका कल्याण हो, कोई भी दुखी ना हो। यहाँ भी सबका अर्थात संपूर्ण सृष्टि का विचार किया गया है। भारत के लिए सृष्टि में केवल मनुष्य ही नहीं है, प्राणी सृष्टि, वनस्पति सृष्टि और पंच महाभूत भी हैं। ऐसे तो और भी अनेक कथन मिलेंगे जो यह दर्शाएंगे कि भारत हमेशा ही संपूर्ण सृष्टि को एक मानकर ही अपना विचार, व्यवस्था और व्यवहार निश्चित करता रहा है। वर्तमान में विश्व को यूरोपीय दृष्टि से देखना स्वीकृत हो गया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि विश्व अनेक प्रकार के संकटों में फंसकर विनाश की ओर बढ़ रहा है। इस विनाश से विश्व को उबारने के लिए अब विश्व को भारत की दृष्टि से देखना आवश्यक हो गया है। हमेशा ही विश्व के भले का विचार करने वाले भारत का वह स्वाभाविक कर्तव्य है। वर्तमान परिस्थिति में वह भारत का अधिकार भी है। विश्व की यह आवश्यकता बन गई है। धीरे धीरे पश्चिमी देशों को भी इसकी प्रतीति हो रही है।
जिस मार्ग पर विश्व चल रहा है वह विनाश की ओर ले जा रहा है। इसकी 100% निश्चित ना भी हुई हो तो भी कुछ भारी गड़बड़ चल रही है, ऐसा तो लगने लगा है। तथापि सही मार्ग कौन सा होगा यह भी ध्यान में नहीं आ रहा है। पश्चिम में भी अनेक समझदार और बुद्धिमान लोग मार्ग खोजने का प्रयास कर रहे हैं। भारत विश्व को मार्ग दिखा सकता है, ऐसा भी पश्चिम को लगने लगा है। इस स्थिति में भारत को और ध्यान देना ही होगा। अपने शाश्वत चिंतन के प्रकाश में विश्व के संकटों को समझकर उन्हें दूर करने के उपाय विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे। दूसरा भी एक सहज कारण है। भारत विश्व में सबसे प्राचीन देश है। अपने दीर्घ इतिहास में भारत ने अनेक चढ़ाव उतार देखे हैं, अनेक आक्रमणों को झेला है और उन्हें परास्त भी किया है। विश्व के अनेक देशों के साथ भारत संपर्क में भी आया है। विश्व के अनेक देशों में ज्ञान, संस्कार, कला कारीगरी को लेकर भारत गया है। विश्व की अनेक संस्कृतियों की अच्छी बातों का स्वीकार कर भारत ने अपने आप को समृद्ध बनाया है। भारत की विशेषता यह रही है कि इतनी दीर्घ आयु में भारत ने भारतत्व तो गंवाया नहीं है। आज भी भारत का वही रंग कुछ बदला सा दिखाई दे रहा है, परंतु अंतरंग वही है। इस मामले में भारत विश्व का एकमात्र देश है। इस दीर्घ अनुभव के कारण और अपनापन बनाए रखने के कारण भी भारत अपनी दृष्टि से विश्व को समझने का अधिकार रखता है। भारत को भारत बनने की आवश्यकता, भारत को विश्वगुरु बनना है, यह विश्व की आवश्यकता है और भारत की नियति। परंतु अपना यह दायित्व निभाने के लिए भारत को भारत बनना होगा। आज जैसा है वैसा भारत विश्व का मार्गदर्शन नहीं कर सकता। आज भारत स्वयं यूरो अमेरिकी तंत्र से चल रहा है। यह तंत्र यूरो अमेरिकी जीवन दृष्टि के आधार पर तो विकसित हुआ ही है, साथ ही भारत के तंत्र को तोड़ने के लिए, भारत को लूटने के लिए, भारत को अपने नियंत्रण में रखने के लिए और भारत का यूरोपीकरण करने के लिए थोपा गया है। इस तंत्र को थोपने की प्रक्रिया कम से कम 2 दशक तक चली है। 2 प्रक्रियाएं साथ साथ चली हैं। एक है भारतीय व्यवस्थाएं तोड़ने की और दूसरी उसके स्थान पर यूरो अमेरिकी व्यवस्था स्थापित करने की। दैनंदिन राष्ट्र जीवन को संचालित करने वाली ये व्यवस्थाएं हैं। एक सरकारी दृष्टि से देखें तो 2 शतकों में भारत में क्या हुआ है। ब्रिटिश आए तब और अपना आधिपत्य जमा रहे थे, तब भारत में लोकतंत्र नहीं था। हिंदू राजा और मुसलमान नवाब अपने अपने राज्यों पर राज्य करते थे। यह तो ज्ञात इतिहास है कि भारत स्वाधीन हुआ तब देश में 547 राज्य थे, जिनके विलीनीकरण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। भारत में युगों से राजशाही थी। गणराज्यों के बारे में इतिहास में हमने पढ़ा है, परंतु आज के जैसा लोकतंत्र भारत में कभी नहीं रहा। भारत के लिए यह संकल्पना सर्वथा अपरिचित है। भारत में लोकतंत्र संज्ञा तो सुपरिचित है। वास्तव में लोक सभी क्षेत्रों में प्रतिष्ठित रहा है, परंतु भारत का लोकतंत्र और वर्तमान डेमोक्रेसी में कोई साम्य नहीं है। फिर भी स्वाधीन भारत में एक बार भी प्रश्न नहीं पूछा गया कि यह लोकतंत्र अचानक से कैसे आ गया। हमने उसे इतनी सहजता से अपना लिया जैसे हमेशा से हम इसी व्यवस्था में जी रहे हैं। ऐसी ही दूसरी व्यवस्था शिक्षा की है। वर्तमान में शिक्षा का जो तंत्र चल रहा है वह भी भारत के लिए सर्वथा अपरिचित है। सरकार शिक्षा को नियंत्रित और नियोजित करे, ऐसा भारतीय जन ने स्वप्न में भी सोचा नहीं होगा, परंतु आज यह प्रस्थापित तंत्र हो गया है। ऐसा ही अर्थतंत्र है। राज्य का व्यापार के क्षेत्र में सक्रिय होना भारत में सर्वथा अनपेक्षित और अवांछनीय रहा है, परंतु ब्रिटिशों का तो राज्य ही व्यापार के लिए था। स्वाधीनता के बाद वह व्यवस्था भी वैसी ही रह गई। अर्थव्यवस्था, अर्थनीति, अर्थार्जन आदि सब धर्म के स्थान पर आ गए। इससे सारी व्यवस्था इतनी उलट पुलट हो गई कि हम आज तक न उसे ठीक से समझ पा रहे हैं, न उससे उबर पा रहे हैं। इसी प्रकार से समाज व्यवस्था के मूल आधार छिन्न भिन्न हो गए हैं। जिस प्रकार खंभे गिर जाने से सारा का सारा भवन ध्वस्त हो जाता है, उसी प्रकार समाज व्यवस्था खंडहर बन गई है।
अन्य व्यवस्थाओं की तो पर्यायी व्यवस्था हुई भी है, भले ही वह यूरो अमेरिकी हो, पर समाज के लिए तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। ऐसी मुख्य व्यवस्थाओं के साथ साथ छोटी छोटी परंतु महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं में भी परिवर्तन होना स्वाभाविक है। ये व्यवस्थाएं हैं भाषा, खान पान, दिनचर्या, वेशभूषा, मनोरंजन आदि। अर्थात बाहर से देखें तो भारत भारत नहीं रहा, परंतु भारत की एक विशेषता है, विश्व के कई देश यूरोप के आधिपत्य के परिणाम स्वरूप अंदर बाहर पूर्ण बदल गए। अमेरिका स्वयं अब रेड इंडियनों का देश नहीं रहा, यूरोपीय देश बन गया। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका भी यूरोपीय बन गए। चीन, जापान आदि ने अमेरिका के साथ स्पर्धा शुरू कर दी है, परंतु भारत अभी भी अंदर से भारतीय रहा है। भारत के अंतरंग और बहिरंग में बिना जाने समझे संघर्ष चल रहा है। भारत का अंतरंग इतना बलवान रहा है कि सारी बहिरंग व्यवस्थाओं के बदल जाने के बाद भी वह बदला नहीं है। जब तक भारत का अंतरंग नहीं बदला है, तब तक भारत की भारत बनने की आशा, यदि अन्य देशों के समान अंतरंग भी बदल गया तो भारत बनना असंभव हो जाएगा। अतः भारत को भारत बनने का पुरुषार्थ करना होगा। इस दृष्टि से भारी परिवर्तन करने होंगे। वर्तमान की व्यवस्थाओं को समझना, उनके दुष्परिणामों से अवगत होना, उनकी व्यवस्थाओं को निरस्त करने के उपाय खोजना, अभारतीय व्यवस्थाओं को समझना, उन्हें वर्तमान संदर्भ में नियोजित करना और अपनाना, ऐसा एक महान प्रयास करना होगा। यह एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है, परंतु अनिवार्य रूप से करणीय है। यह इतना कठिन है, साथ ही इतना अनिवार्य भी है कि येन केन प्रकारेण उसे करना ही होगा। जब भारत में परिवर्तन की बात चलती है, तब एक तबका कहता है कि भारत को हम वापस अंधकार युग में ले जाएंगे क्या? घड़ी की सुई उल्टी नहीं घूम सकती, ऐसा भी कहा जाता है। संकेत यह है कि भारत को भारत बनने का मार्ग सरल नहीं है, वह आंतरिक विरोध से भरा हुआ है। इसे भी समझकर उसका उपाय करना होगा। अपनी भूमिका निभाने की सिद्धता। वर्तमान विश्व के संकटों को दूर करने हेतु भारत को अपनी भूमिका निभाने हेतु सिद्ध होना होगा। इसके लिए भारत क्या करे? सर्वप्रथम तो भारत को निश्चय पूर्वक अपनी भूमिका को स्वीकार करना होगा। संकट इतने भयावह हैं कि अब उनके निवारण हेतु हमें कुछ करना ही चाहिए, ऐसा विचार भारत के मन में आना ही चाहिए। विश्व में अनेक देश हैं, वे बड़े हैं, समर्थ हैं, अनेक तो अपने आप को महासमर्थ मानते हैं, सामर्थ्य को लेकर एक दूसरे से स्पर्धा करते हैं। वे यदि संकटों का निवारण की बात नहीं करते तो फिर हम क्यों करें? ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। कोई नहीं करता तो मैं क्यों करूं? ये भारतीय विचार ही नहीं है। कोई नहीं करता तब भी मुझे करना चाहिए, और कोई नहीं करता तब तो मुझे करना ही चाहिए, यह भारतीय विचार है। इसलिए विश्व के देश संकटों के निवारण का विचार करें ना करें, भारत को तो सिद्ध होना ही चाहिए। दूसरा कारण यह है कि विश्व भी आज संकटों का अनुभव तो कर रहा है और उनके निवारण हेतु प्रयास भी कर रहा है। उदाहरण के लिए पर्यावरण के प्रदूषण के संकट के निवारण हेतु विश्व स्तर के सम्मेलन हो रहे हैं, प्रस्ताव पारित हो रहे हैं, जनमानस प्रबोधन हेतु सूचनाएं प्रसारित की जा रही हैं, संचार माध्यमों के द्वारा प्रचार हो रहा है, परंतु प्रदूषण कम नहीं हो रहा है। अर्थात संकटों की भी वही स्थिति है। इससे सिद्ध होता है कि अनेक प्रयासों के बाद भी संकट दूर नहीं हो रहे हैं। भारत की सादी समझ तो यही कहती है कि संकटों के निवारण का प्रस्थान बिंदु ही यदि ठीक नहीं है तो निवारण होना ही संभव नहीं। प्रदूषण करने वाला यदि अपने आप को बचाकर दूसरों को ही उपदेश देगा तो निवारण कैसे हो सकेगा? अतः भारत को विश्व के अन्य देशों से अपेक्षा न करते हुए अपने आप को ही अग्रसर होकर संकट निवारण का विचार करना चाहिए। भारत को आत्मविश्वास से युक्त होना चाहिए। इतना भव्य अतीत,
इतनी अध्यात्म और धर्म की संपदा, इतनी श्रेष्ठ विश्व कल्याण की भावना, इतनी अमाप समृद्धि, इतना दक्षतापूर्ण व्यवहार ज्ञान, इतनी ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र की साधना होने के बाद भी भारत को अपने सामर्थ्य में विश्वास क्यों नहीं होना चाहिए? विश्व भारत को गुरु मानता आया है। आज भी विश्व संस्कार, ज्ञान, समझदारी, परिवार भावना के क्षेत्र में भारत से सीखने के लिए प्रस्तुत है। दूर के अतीत में, आसन्न अतीत में और वर्तमान में विश्व के अनेक मनीषी भारत की प्रशंसा करते ही रहे हैं, भारत से अपेक्षा ही रहे हैं, करते ही रहे हैं। फिर भारत अपने आप को समर्थ माने, यही स्वाभाविक है। हम देने वाले ही हैं, छीनने वाले नहीं। हम बचाने वाले ही हैं, मारने वाले नहीं। हम उद्धारक ही हैं, संहारक नहीं। हम विश्वसनीय ही रहे हैं, विश्वासघाती नहीं। यह हमारे इतिहास ने सिद्ध किया है। इतिहास के इस तथ्य का हमें स्वीकार करना चाहिए और आत्मविश्वास पूर्वक अपना दायित्व निभाने के लिए सिद्ध होना चाहिए। आत्मविश्वास प्राप्त करने का उपाय है हीनता बोध से मुक्त होना। बिना किसी तर्कपूर्ण कारण से हम आज हीनता बोध से ग्रस्त हो गए हैं। ब्रिटिशों के शासन के परिणाम स्वरूप और दैव योग से हम हीनता बोध से ग्रस्त हुए हैं। हमारे हीनता बोध के कारण सामर्थ्य की विस्मृति हो रही है, हमारे सामर्थ्य का क्षरण भी होता है। यह एक मानसिक रोग है जिसका उपचार शारीरिक या बौद्धिक स्तर पर नहीं हो सकता। मानसिक स्तर पर उपचार करने की आवश्यकता है। यद्यपि यह अत्यंत कठिन होता है, तथापि इसे किए बिना हमारा काम नहीं चलेगा। हीनता बोध दूर करना विद्वानों या वैद्यों का काम नहीं है, योगियों और धर्माचार्यों का है। दोनों भारत में हैं। हमें इन्हें निवेदन करना होगा कि वे हमारा हीनता बोध दूर करने के उपाय करें। हीनता बोध दूर कर आत्मविश्वास प्राप्त करने हेतु भारत को अपने आप को जानने की आवश्यकता है। इस विषय में हमारी अपरिमित हानि हुई है। शास्त्रीय ज्ञान और लोक ज्ञान की हमारी व्यवस्था इतनी सर्वव्यापी थी कि सामान्य तथा अशिक्षित व्यक्ति भी आध्यात्मिक सत्यों को जानता था। ज्ञान क्रिया के बिना निरर्थक है, कभी कभी तो अनर्थक है। यह जानकर वह बिना शास्त्र जाने, बिना कानून के वह से ज्ञान युक्त व्यवहार करता था और उसे धर्माचरण कहता था। आज भारत में ना तो शास्त्रीय ज्ञान देने की व्यवस्था है, ना लोक ज्ञान देने की। ज्ञान से वंचित हो जाने से और विपरीत ज्ञान के आक्रमण से बुद्धि विभ्रम पैदा हुआ है, जिससे असत्य को सत्य, अधर्म को धर्म, अनुचित को उचित मानने की स्थिति में हम पहुंच गए हैं। अतः सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो हमारी अपनी शिक्षा व्यवस्था को स्थापित करने का होगा। शिक्षा के माध्यम से अपने स्वभाव को, अपने चरित्र को, अपने इतिहास को, अपनी व्यवस्थाओं को, अपनी परंपराओं को जानना और समझना होगा। विश्व के अनेक मनीषियों ने भारत की प्रशंसा की है, उसी प्रकार यूरोप के अनेक महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने भारत की निंदा भी की है। दोनों प्रकार के कथनों को समझना होगा। निंदा के प्रेरक तत्व क्या हैं, उनमें तथ्य कितना है, यह भी समझना होगा। आज विश्व में भारत की स्थिति क्या है, विश्व भारत को कैसे देखता है, विश्व के अनेक देशों का भारत के साथ कैसा व्यवहार है, इसे भी समझना होगा। अपने बारे में सम्यक ज्ञान प्राप्त कर अपने आप को ठीक करना होगा और विश्व में उचित स्थान प्राप्त करना होगा। धर्म की ग्लानि के कारण, बुद्धि विभ्रम से पैदा हुई धर्म की उपेक्षा के कारण, अपने ही व्यवहार की विशृंखलता के कारण हमने अपनी बहुत हानि की है। हमें अपने आप को जानकर अपना खोया हुआ सामर्थ्य प्राप्त करना होगा। अपने आप को जाने बिना ना हम अपना भला कर सकते हैं, ना विश्व के कल्याण का स्वप्न देख सकते हैं। अपने आप को जानने के साथ साथ विश्व को भी ठीक से जानना चाहिए। यह तभी संभव हो सकता है जब हम प्रथम 3 बातें सिद्ध करें, अर्थात अपने आप को जानें, अपना हीनता बोध दूर करें और आत्मविश्वास प्राप्त करें। तब हमें समझ में आएगा कि भारत की दृष्टि से विश्व को जानना और उसका मूल्यांकन करना कितना आवश्यक है। सर्वकष विनाश की ओर कितना शीघ्र गति से विश्व धस रहा है, विकास की कितनी अनुचित संकल्पना को साकार करने का प्रयास हो रहा है, उसे कितनी जल्दी त्याग
कर देना चाहिए, यह समझना आवश्यक है। विश्व स्थिति का केवल अध्ययन करने से काम नहीं चलेगा, भारत की दृष्टि से अध्ययन करना होगा। आज हम यूरो अमेरिकी दृष्टि से अध्ययन कर रहे हैं, इसके स्थान पर अपनी दृष्टि से अध्ययन करना होगा। इसके लिए हमें यूरो अमेरिकी और भारतीय जीवन दृष्टि का तुलनात्मक अध्ययन करना होगा। भारत को सिद्ध होने के लिए संगठित होना होगा। आज की भाषा में जिसे यूनियन कहते हैं, ऐसा इस संगठित का अर्थ नहीं है। समाज संचालन करने वाले जितने भी वर्ग हैं उन सबको आंतरिक सहमति और समरसता निर्माण करनी होगी। भारत एक राष्ट्र है, वह सार्वभौम प्रजासत्ताक राष्ट्र है। इस सूत्र को स्वीकार कर एक सार्वभौम स्वतंत्र समर्थ संपन्न राष्ट्र बनाने हेतु सभी वर्गों का स्वेच्छापूर्वक सक्रिय योगदान होना आवश्यक है। ये वर्ग हैं सरकार, प्रशासन, विश्वविद्यालय, उद्योग, परिवार, धर्माचार्य एवं सैन्य, न्यायालय और पुलिस सरकार का ही हिस्सा है। इन सब की समरसता से ही सामर्थ्य इन सब की समरसता से ही सामर्थ्य निर्माण होगा। संगठन के मूल सूत्र निर्माण करना धर्म संस्था और ज्ञान संस्था का कार्य है। इन दोनों ने पहल करनी होगी। सरकार और सभी स्वास्थ्यसेवी संगठनों ने इन्हें आग्रहपूर्वक निवेदन करना होगा कि वे अपने राष्ट्र को समर्थ बनाने हेतु दायित्व को स्वीकार करें। विश्व के संदर्भ में विचार। विश्व के संदर्भ में भारतीय शिक्षा की स्थिति को देखते हैं तब हमें बहुत ही दारुण चित्र दिखाई देता है। अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक दर्शाते हैं कि विश्व के श्रेष्ठ 200 विद्यालयों की सूची में भारत का एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम शिक्षा के मामले में बहुत पिछड़े हुए हैं। फिर हम स्वप्न देखना शुरू करते हैं कि भारत में भी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय शुरू करेंगे, परंतु बहुत जल्दी हमारा स्वप्न भंग हो जाता है। हमें प्रतीति होती है कि हमारे पास ना पैसा है, ना नियत, ना बुद्धि प्रतिभा जिनके बल पर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय बना सकें। फिर हम कुछ राष्ट्रीय बातों पर खेद का अनुभव करते हैं। हमें दुख होता है कि हमारी बुद्धि प्रतिभा देश में रहना नहीं चाहती, वह अन्य देशों के विश्वविद्यालयों में प्रगत अध्ययन के लिए जाती है। अपने तेजस्वी विद्यार्थी पढ़ाई भी वहाँ करते हैं और व्यवसाय भी, क्योंकि उन्हें भारत में अनुसंधान के लिए कोई अवसर नहीं है। भारत में उनकी प्रतिभा की कोई कदर नहीं है। यह स्थिति हमारे हीनता बोध में वृद्धि करती है। हमारे हीनता बोध को दूर करने के मनोवैज्ञानिक उपाय तो हमें करने ही होंगे। अन्यत्र ग्रंथ 4 में इस विषय की चर्चा भी की गई है। हीनता बोध से मुक्त होने के बाद कुछ प्रश्नों पर स्थिर बुद्धि से विचार करना चाहिए। पहला, विश्व के श्रेष्ठ 10 विश्वविद्यालयों में कदाचित 7 या 8 तो केवल अमेरिका में हैं। इसका अर्थ है वहाँ अध्ययन और अनुसंधान का श्रेष्ठ कार्य हो रहा है। वहीं अत्यंत मेधावी विद्यार्थी निर्माण हो रहे हैं। अमेरिका तो आर्थिक दृष्टि से भी अत्यंत विकसित देश है, भारत उसकी तुलना में कहीं नहीं आता। फिर ऐसा क्यों है कि अमेरिका की लगभग 200 बहुराष्ट्रीय कंपनियों में सीईओ अमेरिका के नहीं हैं, वे एशिया के, विशेषकर भारत के हैं। ये कंपनियां खूब कमाई करने वाली कंपनियां हैं। अमेरिका के प्रतिभावान विद्यार्थियों का क्या हो रहा है, यह आज की बात नहीं है। 2 पीढ़ी पूर्व से स्थिति तो यही है। कुछ वर्ष पूर्व एक वृत्त आया था कि केवल एक न्यूयॉर्क में 700 डॉक्टर भारतीय हैं। यही बात इंजीनियरों, मैनेजरों, संगणक निष्णातों, व्यापारियों आदि की है। विश्व के श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में पढ़े विद्यार्थी क्या देश नहीं चला सकते? भारत में तो इतनी बड़ी संख्या में यूरो अमेरिकी विश्वविद्यालयों में पढ़े लोग डॉक्टर का या अन्य व्यवसाय करते नहीं दिखाई देते। लोग कहते हैं कि भारत तो गरीब देश है, यहाँ आकर वे क्या कमाई करेंगे। तो विचार यह करना है कि क्या डॉक्टर या अध्यापक समाज की सेवा करने के लिए बनना है या केवल कमाई करने के लिए। अमेरिका तो सब कुछ केवल कमाई करने के लिए कर रहा है।
तो वह अपने ही लोगों के स्थान पर विदेशियों को कमाई के अवसर क्यों दे रहा है? केवल इसलिए कि उसके विश्वविद्यालय जनसंख्या और आवश्यकता के अनुपात में पर्याप्त कुशल डॉक्टर, इंजीनियर आदि निर्माण नहीं कर सकते। ऐसे देश के विश्वविद्यालय यदि विश्व के श्रेष्ठ विश्वविद्यालय हैं तो बात विचार करने योग्य बन जाती है। क्या अमेरिका स्वयं के लिए नहीं अपितु अन्य देशों के लिए ही विश्वविद्यालय चलाता है? यदि हाँ, तो इसका अर्थ यह हुआ कि अमेरिका ज्ञान विज्ञान के प्रसार से विश्व का अमेरिकीकरण करना चाहता है। दूसरा, ज्ञान विज्ञान के प्रसार के माध्यम से विश्व का अमेरिकीकरण करने में भी कोई बुराई नहीं है। श्रेष्ठ ज्ञान का प्रसार होना ही चाहिए, विश्व उससे लाभान्वित होना ही चाहिए। परंतु कैसा है ये ज्ञान विज्ञान? विश्व के जितने भी प्राकृतिक और सांस्कृतिक संकट हैं वे सर्वाधिक मात्रा में अमेरिका में हैं। विश्व के लगभग सभी संकटों का उद्गम स्थान अमेरिका है। उसकी जीवन दृष्टि ही इन संकटों को जन्म देती है, उसके अपने लिए भी और विश्व के लिए भी। जिस देश में ज्ञान विज्ञान की इतनी श्रेष्ठता हो, उस देश की स्थिति इतनी संकटग्रस्त कैसे हो सकती है? विज्ञान के अध्ययन और अनुसंधान से प्राकृतिक संकट दूर होने चाहिए और सामाजिक विषयों के अध्ययन से सांस्कृतिक ज्ञान ही तो सुख, शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य आदि का मूल कारण है। यदि अमेरिका के विश्व श्रेष्ठ विश्वविद्यालय अमेरिका को ही संकट मुक्त नहीं कर सकते तो विश्व की सहायता कैसे करेंगे? विश्व क्यों उन्हें श्रेष्ठ माने? तीसरा, अमेरिका का भौगोलिक विस्तार भारत से 3 गुना अधिक है और जनसंख्या भारत से 3 गुना कम। अमेरिका विश्व संसाधनों का सबसे अधिक उपभोग इतनी कम जनसंख्या के लिए कर रहा है। प्रकृति का और विश्व के देशों का शोषण कर रहा है। विश्व के देशों पर आर्थिक और सामरिक दबाव बढ़ा रहा है। ऐसे देश के विश्वविद्यालयों की ज्ञान साधना शोषण और दबाव में ही सहायक बन रही है। तो इन विश्वविद्यालयों को हम श्रेष्ठ कैसे मान सकते हैं? अमेरिका या पश्चिम विश्व का अपराधी है, उसे अपराधों के लिए ही तो श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता। मान लें कि वर्तमान में अमेरिका सबसे धनवान देश है, परंतु किस कीमत पर वह धनवान बनता है, इसका तो विचार करना चाहिए। केवल धनवान होना श्रेष्ठता नहीं है, विश्व को लूटकर धनवान बनना हिंसा है। विश्व के लिए अमेरिका उद्धारक नहीं अपितु संहारक है। ऐसा संहारक देश के विश्वविद्यालयों को श्रेष्ठ नहीं मानना चाहिए। अतः भारत को चाहिए कि वह श्रेष्ठता के अपने मानक तैयार करे और उसके आधार पर विश्व के विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन करे। पश्चिमी प्रभाव के चलते हम भी एकांगी विचार करने लगे हैं। एक सामान्य सा उदाहरण प्रस्तुत है। अंग्रेजी व्याकरण पढ़ाते समय भूतकाल का उदाहरण देने हेतु एक विद्यार्थी ने लिखा, रावण किल्ड राम, रावण ने राम को मारा। अध्यापक कहते हैं ये वाक्य तथ्य की दृष्टि से गलत है, परंतु व्याकरण की दृष्टि से सही है। व्याकरण की दृष्टि और इतिहास की दृष्टि यदि परस्पर विरोधी है और जिस उत्तर को इतिहास की परीक्षा में 0 अंक मिलेंगे उस उत्तर को व्याकरण की परीक्षा में पूर्ण अंक मिलेंगे, तो हमारी अध्ययन की दृष्टि को एकांगी ही कहा जाएगा। यह तो बहुत ही सामान्य उदाहरण है, परंतु बुद्धिमान अध्यापकों में यह बड़े विवाद का विषय बन सकता है। इसी एकांगी दृष्टि से निर्देशित होकर हम कहते हैं कि मैं परीक्षा में फेल हुआ। इस वाक्य को सही मानना चाहिए, भले ही उसमें भाषा की दृष्टि से 2 गलतियां हैं। एक है परीक्षा के स्थान पर परीक्षा होना चाहिए और दूसरी है फेल के स्थान पर अनुत्तीर्ण कहना चाहिए, परंतु कहने का आशय समझ में आता है, इसलिए भाषा की गलतियों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। यह एकांगी दृष्टि है जो पश्चिमी विचार पद्धति का लक्षण है। ये संगणकीय पद्धति है, हर बात को विभाजित करते करते ऐसी स्थिति तक पहुंचना जहां किसी का भी किसी के साथ किसी प्रकार का संबंध न रहे। इस प्रकार की एकांगी दृष्टि से कभी भी ज्ञान तक नहीं पहुंचा जाता। अध्ययन में समग्रता की दृष्टि होनी चाहिए। समग्र दृष्टि से अध्ययन करने पर ही ज्ञान प्रकट होता है और जीवन और जगत की एकात्मता का साक्षात्कार होता है। यूरो अमेरिकी जीवन दृष्टि से अनुप्राणित जितने भी विश्वविद्यालय चल रहे हैं वे सब अपने आप में कितने ही श्रेष्ठ हों तो भी विश्व कल्याण की दृष्टि से वे श्रेष्ठ नहीं हो सकते। भारत को इस विचार पर दृढ़ होना चाहिए। एकांगी दृष्टि वर्तमान भारत की तो है,
परंतु सनातन भारत की नहीं। हमें सनातन भारत की समग्र दृष्टि प्राप्त करने की आवश्यकता है। पूर्व में हमने इसका विचार किया है। चौथा, इस ग्रंथ के प्रथम विभाग में हमने विश्व के श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों की सूची बनाने हेतु जिन मानकों का प्रयोग किया जाता है उनके बारे में पढ़ा है। ध्यान में आता है कि ये मानक शैक्षिक भी हैं और भौतिक भी। भौतिक में भी दो प्रकार के हैं, एक है भौतिक सुविधाएं और दूसरा है आर्थिक पक्ष। प्रथम आर्थिक पक्ष का विचार करें। जिस विश्वविद्यालय का बजट बड़ा है वह श्रेष्ठ है, परंतु केवल बजट बड़ा है इसलिए वह बड़ा नहीं हो जाता। आजकल कार्यक्रमों के मूल्यांकन में भी बड़े बजट की चर्चा की जाती है। बजट में खर्च की तो गणना होती है, परंतु फिजूल खर्ची, महंगाई और निःशुल्क सेवा की गणना नहीं होती। भारत में फिजूल खर्ची नहीं करना, महंगाई नहीं होना, कल्पनाशीलता का पैसा नहीं लेना, निःशुल्क सेवा करना बड़े सद्गुण माने जाते हैं, जिनके कारण बजट कम होता है। बजट कम होते ही अमेरिकी दृष्टि से उसका क्रम पीछे जाता है। भारत में कभी सुविधाओं को अर्थात बड़े भवनों को, आरामदेह फर्नीचर को, वाहनों को आवश्यक भले ही माना जाता हो, मूल्यांकन में वरीयता नहीं दी जाती। उल्टे विद्याभ्यास के लिए सुविधाएं नहीं होना, मनोरंजन के प्रति ध्यान आकर्षित नहीं होना, स्वैच्छिक सादगी होना ही अच्छा माना जाता है। पश्चिम की तर्ज पर भारत में बने विश्वविद्यालय के बड़े बड़े भवनों को देखने पर ध्यान में आता है कि यह भवन दिन के कितने घंटे और वर्ष में कितने अधिक दिन खाली ही रहते हैं। यह राष्ट्रीय संपत्ति का अपव्यय है, श्रेष्ठता का लक्षण नहीं। अतः भौतिक सुविधाओं का मापदंड उचित नहीं है। अध्यापकों को वेतन, शोध कार्य के परिणाम स्वरूप प्रकाशित होने वाली सामग्री का विक्रय, शोध से प्राप्त पेटेंट के माध्यम से मिलने वाला धन, शोध कार्य के परिणाम स्वरूप चलाए जाने वाले प्रकल्पों से विश्वविद्यालय को प्राप्त होने वाला धन विश्वविद्यालय की कमाई है। इस कमाई के आधार पर श्रेष्ठता प्राप्त होती है। भारत का मानस इससे सर्वथा भिन्न है। भारत की ज्ञान दृष्टि अर्थ सापेक्ष नहीं है। ज्ञान के क्षेत्र में कोई एकाधिकार नहीं होता है। एकाधिकार प्राप्त कर बाजार में उसकी कीमत वसूल करना बाजारीकरण है। भारत ज्ञान के बाजारीकरण का समर्थन कदापि नहीं कर सकता। वर्तमान भारत में विश्वविद्यालय पश्चिम की तर्ज पर चलने का प्रयास तो करते हैं, परंतु अपने अंतःकरण की प्रवृत्ति बाजारीकरण के विरुद्ध होने के कारण एकाधिकार और अर्थार्जन की गतिविधियों में पीछे रह जाते हैं। उदाहरण के लिए विश्वविद्यालयों में अनेक विषयों पर व्याख्यान मालाएं होती हैं। अध्यापक और आमंत्रित विद्वान उनमें व्याख्यान देते हैं। उन व्याख्यानों की पुस्तिका भी प्रकाशित होती है, परंतु इन व्याख्याताओं को पैसे नहीं दिए जाते अथवा ये पुस्तिकाएं निःशुल्क वितरित की जाती हैं। विश्वविद्यालयों के अध्यापक अन्यत्र व्याख्यान देते हैं। अनेक सेवा किए संस्थानों में पढ़ाने की सेवा करते हैं, जहां पैसे का लेन देन नहीं होता है। समाज प्रबोधन के अनेक कार्यक्रम निःशुल्क होते हैं। कुल मिलाकर जहां सेवकीय गतिविधियां अधिक होती हैं, वहां अर्थार्जन कम ही होता है। भारत में ऐसी संस्थाएं अच्छी मानी जाती हैं, परंतु अमेरिकी दृष्टि में ये बैठती ही नहीं है। इस कारण से आर्थिक मापदंड भारत को स्वीकार्य नहीं है। विश्वविद्यालयों को श्रेष्ठता के शैक्षिक मापदंड की ओर भी ध्यान देना चाहिए। शैक्षिक श्रेष्ठता अध्यापकों और विद्यार्थियों की ज्ञान साधना पर निर्भर करती है। ज्ञान साधना का मापदंड अंततोगत्वा आर्थिक ही होता है। होता यह है कि भौतिक और आर्थिक दृष्टि से यह ज्ञान बहुत श्रेष्ठ होने पर भी उसके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ निहित स्वार्थ के ही होते हैं। इसलिए भौतिक विज्ञान और तंत्र ज्ञान के एकांगी दृष्टि से किए गए अध्ययन में भी श्रेष्ठ होते हैं, परंतु उनका मूल्यांकन आर्थिक दृष्टि से ही होता है। अतः शैक्षिक दृष्टि का मापदंड अधूरा माना जाएगा। समग्रता की दृष्टि से तो सारी ज्ञान साधना विफल मानी जानी चाहिए। भगवत गीता की दृष्टि से यह तामसी अथवा बहुत हुआ तो राजसी ज्ञान साधना मानी जानी चाहिए। भारत पश्चिम की शोध प्रक्रिया को भी मान्य नहीं कर सकता, जिस प्रक्रिया में केवल विश्लेषणात्मक पद्धति हो और संश्लेषण नहीं किया जाता हो, जिस प्रक्रिया में संपूर्ण सृष्टि के भले का विचार न किया जाता हो, वह ज्ञानात्मक दृष्टि से भी कम मूल्यवान और सामाजिक दृष्टि से भी कम उपयोगी माना जाना चाहिए। भारत का विश्व कल्याणकारी मानस। जब
हम जब भी कोई शुभ कार्य करते हैं तब प्रथम संकल्प करते हैं। शुभ कार्य हम रोज करते हैं। अपने इष्ट देवता, कुल देवता या ग्राम देवता की प्रतिदिन होने वाली पूजा, संध्या बंदन, अग्निहोत्र आदि नित्य होने वाले शुभ कार्य हैं। यह संकल्प इस प्रकार है। अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे विष्णुपदे श्री श्वेता वराह कल्पे वैवस्वते मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे एक वृंदः सप्तनवति कोटि नवविंशति लक्षा नवचत्वारिंशत् सहस्रा सप्तदशाधिक संवत्सरे चैत्र मासे शुक्ल पक्षे त्रयोदश्याम तिथौ भानुवासरे शुभ मुहूर्ते जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तन अंतर्गते प्रभास क्षेत्रे कर्णावती जनपदे वोड देवनगरे पुनरुत्थान ज्ञानपीठे चराचर श्रेयपे यशा साधनार्थे अस्माभिः ज्ञान यज्ञा क्रियते है। अर्थात यह संकल्प हमारे इतिहास और भूगोल के संदर्भों को दर्शाने वाला है। हम सृष्टि के प्रारंभ से लेकर आज के इस क्षण तक के काल का नित्य स्मरण करते हैं। हम संपूर्ण जम्बूद्वीप अर्थात एशिया महाद्वीप से लेकर जहाँ बैठे हैं वहाँ तक के स्थान को स्मरण करते हैं। देश और काल के साथ हम जो शुभ कार्य कर रहे हैं उसका उद्देश्य भी स्पष्ट रूप से बोलते हैं। इस संकल्प का संकेत यह है कि हम अपने आप को संपूर्ण सृष्टि और सनातन काल के साथ जोड़े रखते हैं। हम जानते हैं कि हमारे किसी भी कार्य का परिणाम वैश्विक होगा। यह सृष्टि नियम है, ये भौतिक विज्ञान का भी नियम है और आध्यात्म विज्ञान का भी। सृष्टि के किसी भी कोने में किए गए विचार, इच्छा या कृति का परिणाम विश्वव्यापी ही होता है। इस नियम का भी हम रोज स्मरण करते हैं। तात्पर्य यह है कि भारतीयों का विचार और व्यवहार हमेशा से वैश्विक ही रहा है। हम अपने निजी सुख और हित की कामना भी विश्व के अविरोधी बनकर ही करते हैं। केवल अविरोधी नहीं तो विश्व के सुख और हित के लिए भी करते हैं। यहाँ कोई प्रश्न कर सकता है कि इस संकल्प में जम्बूद्वीप की ही बात की गई है, संपूर्ण सृष्टि की नहीं। जम्बूद्वीप आज का एशिया महाद्वीप है, तो क्या पृथ्वी के शेष महाद्वीपों से हमारा संबंध नहीं है? ये वैदिक काल का मंत्र है। हो सकता है कि ये ऐसा काल है जब जम्बूद्वीप के अलावा एक भी द्वीप पर मनुष्य का निवास ही न हो। क्रमशः भारत से ही लोग अन्य द्वीपों पर जाकर बसे हों। अर्थात यह कल्पना का विषय है और कदाचित शोध का भी कि भारत में जब संस्कृति का इतना अधिक विकास हुआ था तब विश्व के शेष महाद्वीपों की स्थिति क्या थी। दूसरा संकेत ये भी हो सकता है कि संपूर्ण जम्बूद्वीप सांस्कृतिक दृष्टि से एक है, इसलिए हम अपने आप को जम्बूद्वीप निवासी कहते हैं। यह वैदिक मंत्र है। दूसरा पौराणिक कथन भी स्मरण करने योग्य है। प्रातःकाल उठकर स्मरण किया जाता है। सप्तार्णवा सप्तकुलाचलाश्च सप्तर्षियो दीपनवानि सप्त सप्तस्वरा सप्त रसातलानि कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम पृथ्वी सगंधा सरस्ता तथावा स्पर्शी च वायुर्ज्वलनम च तेजः नभा सशब्दम महता सहैव कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। अर्थात 7 समुद्र, 7 पर्वत, 7 ऋषि, आकाश के 7 ऋषि नक्षत्र, 7 द्वीपों के 7 वन, 7 स्वर, 7 रसातल मेरे प्रभात को अच्छा करें। गंधवती पृथ्वी, रसयुक्त जल, स्पर्श गुण युक्त वायु, उष्णता और प्रकाश देने वाला तेज और शब्द गुण वाला आकाश मेरे प्रभात को अच्छा करे। अर्थात प्रातःकाल उठते ही व्यक्ति समस्त प्रकृति का स्मरण करता है। अर्थात पंचमहाभूत, प्राणी, वनस्पति और मनुष्य आदि सबसे संबंधित होकर, सबसे अविरोधी रहकर ही भारतीय व्यक्ति अपने सुख और हित की कामना करता है। भारत के दीर्घतम आयुष्य ने और इसी कारण से दीर्घतम इतिहास ने यह सिद्ध किया है कि जो इस प्रकार का सर्वेषां अविरोधेन विचार और व्यवहार करता है वह चिरंजीवी होता है। समानता सनातनता का प्रत्यक्ष उदाहरण ही भारत ने प्रस्तुत किया है। इसलिए भारत को आज भी विश्व के संदर्भ में विचार करना चाहिए। अपने हित और सुख के साथ साथ विश्व के हित और सुख का विचार करना चाहिए। अपने किसी भी विचार या व्यवहार से जगत का अकल्याण नहीं होना चाहिए, यह एक बात है। अपने विचार और व्यवहार से जगत का हित और सुख होना चाहिए, यह दूसरी बात है। जगत की किसी भी प्रजा के विचार और व्यवहार से हमारा किसी भी अकल्याण नहीं होना चाहिए, यह तीसरी बात है। और जगत के किसी भी विचार और
व्यवहार से हमारा और दूसरों का कल्याण होना चाहिए, यह चौथी बात है। इन चारों बातों को ध्यान में रखकर भारत ने हमेशा विचार और व्यवहार किया है, अपने पर होने वाले सांस्कृतिक और भौतिक आक्रमणों को परास्त किया है, स्वयं के व्यवहार में हित और हित के अविरोधी सुख को प्राप्त करने हेतु ज्ञान साधना और धर्म साधना की है, धर्म और संस्कृति के वैश्विक स्वरूप की कल्पना की है, अपनी संस्कृति को लेकर विश्व में संचार किया है, विश्व के लगभग सभी देशों में जाकर ज्ञान, संस्कार, कला कौशल, सभ्यता, शिष्टाचार का प्रसार किया है। विश्व संचार हेतु भारत ने अपनाया हुआ सूत्र है कणवंतो विश्वार्यम, विश्व को आर्य बनाएं। आर्य संज्ञा श्रेष्ठतावाचक है, जातिवाचक नहीं। अर्थात भारत ने हमेशा विचार किया है कि हम श्रेष्ठ बने और विश्व को भी श्रेष्ठ बनाएं। भारत ने कभी सर्वश्रेष्ठ बनना नहीं चाहा, अर्थात किसी के साथ स्पर्धा में उतरकर उससे श्रेष्ठ सिद्ध होने का विचार नहीं किया। अतः भारत ने कभी संघर्ष का प्रारंभ नहीं किया, अपना विचार किसी पर थोपा नहीं, ज्यादती नहीं की, अपने व्यवहार और भावना से अन्यों को भी श्रेष्ठ बनने की प्रेरणा दी। कर्तव्य और दायित्व के संदर्भ में भारत हमेशा अपना विचार करता है, जबकि अधिकार और लाभ के संदर्भ में संपूर्ण विश्व का विचार और व्यवहार का यह समायोजन भारत की विशाल बुद्धि और दीर्घ दृष्टि का परिचय देता है। मनु स्मृति का यह संदेश देखने योग्य है। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवः। अर्थात इस देश में प्रथम जन्मे हुए लोगों से पृथ्वी के सर्व मनुष्य अपने अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण करें। वर्तमान संदर्भ में भी भारत को इस कथन को स्मरण में रखते हुए अपनी स्थिति को ठीक करने की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय मानक कैसे होने चाहिए? पहला, अंतर्राष्ट्रीय मानक ऐसे होने चाहिए जो विश्व के सभी देशों को समान रूप से लागू हों। दूसरा, वे ऐसे होने चाहिए जो विश्व के किसी भी देश के हित के विरोधी ना हों। तीसरा, वे ऐसे होने चाहिए जिनका अस्वीकार विश्व का कोई भी देश ना कर सके। उदाहरण के लिए, मनुष्य के स्वास्थ्य की हानि ना करे, यह औषधि निर्माण की शर्त रखना सबके लिए स्वीकार्य ही होना चाहिए। चौथा, वे ऐसे होने चाहिए जो विश्व के सभी संप्रदायों से परे हों, परंतु एक भी संप्रदाय के विरोधी ना हों। पांचवा, वे ऐसे होने चाहिए जिन्हें सभी देश विकास की दिशा में आगे बढ़ने के लिए लक्ष्य के रूप में स्वीकार करें। छठा, वे ऐसे होने चाहिए जिसमें ज्ञान, संस्कार, चरित्र, कर्तव्य स्वार्थ केंद्री ना हों और अर्थ से नापे न जाते हों। सातवां, वे ऐसे नहीं होने चाहिए जिससे एक देश को दूसरे देश अथवा देशों को दबाने का अवसर मिल सके। आठवां, अंतर्राष्ट्रीय मानक किसी एक देश द्वारा बनाए गए नहीं, अपितु सबने मिलकर बनाए हुए होने चाहिए। नौवां, वे ऐसे लोगों के द्वारा बनने चाहिए जो पूरे विश्व को एक मानते हों और स्वयं निस्वार्थ हों। 10वां, विद्वान, बुद्धिमान, हृदयवान, पवित्र और करुणापूर्ण अंतःकरण से बने मानक ही वैश्विक हो सकते हैं, सत्ता या धन के प्रभाव से दबे हुए लोगों द्वारा बनाए गए नहीं। भारत अपने मानक तैयार करे। विश्व के संदर्भ में प्रस्तुत होने के लिए यह आवश्यक है कि भारत शिक्षा विषयक अपने मापदंड निश्चित कर ले। स्वाभाविक ही ये मापदंड अपनी जीवन दृष्टि के अनुसार ही होंगे। भारत एक बार विश्वास कर ले कि अपनी जीवन दृष्टि के अनुसार चलने वाली शिक्षा ही विश्व का कल्याण करने वाली है, इस दृष्टि से हमें विश्व को बताना होगा कि पहला, जो शिक्षा मनुष्य को दूसरों का विचार करना नहीं सिखाती, वह उसके अपने लिए भी हानिकारक ही होती है। अपने ही स्वार्थ का विचार करने वाला मानवता का भी अपराधी होता है और सृष्टि चूंकि परमात्मा ने बनाई है, इसलिए परमात्मा का भी। दूसरा, जो शिक्षा जीवन के केवल भौतिक पक्ष का ही विचार करना सिखाती है, वह अत्यंत अधूरी है। मनुष्य के जीवन में भौतिक समृद्धि का भी महत्व है, परंतु वह एकमात्र प्राप्तव्य वस्तु नहीं है। मनुष्य का अंतःकरण केवल भौतिक पदार्थों से संतुष्ट नहीं होगा। अंतःकरण को संतुष्ट और प्रसन्न रखने के लिए पश्चिम की शिक्षा में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। तीसरा, किसी भी देश की शिक्षा को सही सिद्ध होने के लिए वैश्विक मापदंडों का स्वीकार करना होता है। वैश्विक मापदंडों में सर्वप्रथम होगा सबका सुख और सबका हित।
सब में समस्त ब्रह्मांड के चराचर सर्व पदार्थों, प्राणी मात्र और मनुष्यों का समावेश होता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार कृति में, भावना में, विचार में, वाणी में, उद्देश्यों में व्यक्ति या देश समस्त ब्रह्मांड के अविरोधी होना अपेक्षित है। वह जितनी मात्रा में अविरोधी है उतनी मात्रा में सही और श्रेष्ठ है। अमेरिका, इंग्लैंड, भारत, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी देश अन्यों का अविरोधी होकर ही अपना हित और सुख चाह सकता है। अपने हित और सुख को साधने के साथ साथ वह अन्यों का भी हित और सुख साधने में सहयोगी बनता है तो और भी अच्छा है। भर्तृहरि का निम्नलिखित सुभाषित केवल व्यक्तियों को ही नहीं राष्ट्रों को भी लागू होता है। एते सत्पुरुषा परार्थ घटका स्वार्थन प्रत्यज्य ये सामान्यास्तु परार्थ मुद्य भभ्रता स्वार्था अविरोधेन या तेयमी मानुष राक्षसा परहितम स्वार्थाय निधिनन्ति ये निधनन्ति निरर्थकम परहितम तेके न जानी महे। अर्थात एक तो सत्पुरुष होते हैं जो स्वार्थ को छोड़कर दूसरों का विचार करते हैं, दूसरे सामान्य पुरुष होते हैं जो अपने स्वार्थ के अविरोधी रहकर दूसरों का विचार करते हैं, तीसरे ऐसे पुरुष होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का अहित करते हैं। ये तीन तो समझ में आते हैं, परंतु चौथे ऐसे मनुष्य होते हैं जो बिना किसी कारण से दूसरों के हित का नाश करते हैं। उन्हें क्या कहना यह हमारी समझ में नहीं आता। जिस देश की शिक्षा दूसरे राष्ट्रों का अहित करने हेतु अपने राज्य और प्रजा को समर्थ बनाती है उसे श्रेष्ठ तो क्या सही भी नहीं कहा जा सकता। ऐसे देश की शिक्षा दर्शन को भारत से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। ऐसे देशों को तो भर्तृहरि ने राक्षस की संज्ञा दी है और गीता ने आसुरी संपद युक्त देशों की। हमें गीता के आधार पर उनका मूल्यांकन करने में संकोच नहीं करना चाहिए। उनकी शिक्षा में और जिस जीवन दृष्टि के आधार पर उनकी शिक्षा का विकास हुआ है उस जीवन दृष्टि में 180 अंश परिवर्तन करने की आवश्यकता है। यह स्पष्टता पूर्वक, आग्रह पूर्वक और दृढ़ता पूर्वक बताना चाहिए। जो शिक्षा चरित्र निर्माण को विषयों के अध्ययन का आधार नहीं बनाती वह निरर्थक ही नहीं तो अनर्थक है। विश्वविद्यालय भौतिक विज्ञान, तंत्र ज्ञान, खगोल, व्यापार आदि विषयों में सर्वश्रेष्ठ अध्ययन और अनुसंधान कर रहे हैं, परंतु ऐसे विद्वान लोग व्यक्तिगत रूप से और प्रजा के रूप में पंच महाभूतों का, प्राणियों का, गरीबों का, स्त्रियों का नाश करने वाले हैं, क्षुद्र लालसाओं से ग्रस्त हैं और सर्व सामान्य लोगों के स्वास्थ्य का नाश करने वाले हैं, तो उन विश्वविद्यालयों को श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता। उदाहरण के लिए भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में ऐसे किसी रसायन की खोज हुई जिसका उपयोग कर बने शस्त्र आसपास के 200 किलोमीटर के क्षेत्र का वातावरण जहरीला बना देते हैं तो वह अनर्थ है। ऐसे रसायन की खोज हो भी जाए तो उसे दुर्घटना समझकर उसका नाश कर देना चाहिए। ऐसे रसायन की विनाशक शक्ति को ध्यान में रखकर ही खोज करना तो अमानवीय ही है। ऐसे वैज्ञानिक की खोज की, अनुसंधान की क्षमता की कद्र करते हुए भी उसे वैज्ञानिक के रूप में काम करने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। सामाजिकता और वैज्ञानिकता को एक दूसरे से पृथक रखकर केवल वैज्ञानिकता का समर्थन करना खास पश्चिमी दृष्टि है। एक ही यंत्र की खोज में विज्ञान की दृष्टि से तो बड़ी सिद्धि है, परंतु स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए यह घोर हानि होती है, तो उसका किस प्रकार मूल्यांकन करना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर सरल नहीं है। उदाहरण के लिए घर में रसोई में माइक्रोवेव का प्रयोग होता है, कभी भी खाना गर्म मिलता है, इतनी सुविधा इसमें है, परंतु स्वास्थ्य के लिए यह अकल्प्य मात्रा में हानिकारक है। इस यंत्र की खोज करने वाला यह तथ्य जानता है तो भी इसे बनाता है। बाजार में व्यापारी आकर्षक विज्ञापन देकर प्रचारित करता है, उसके हानिकारक तथ्यों को छिपाता है, बताता नहीं है। खरीद करने वाला सुविधा का विचार करता है और लेता है। वैज्ञानिक दृष्टि से परखने पर हानिकारक तथ्य भी समझ में आते हैं तो भी खरीदने वाला खरीदता है और उसका उपयोग करता है। हानिकारक होने पर भी खरीदता है क्योंकि उसका मन दुर्बल है। इस संपूर्ण घटना को हम क्या कहेंगे? क्या ऐसे यंत्र की खोज करने वाले को नई खोज हेतु पुरस्कृत किया जाएगा? क्या
उसे उसका पेटेंट मिलेगा और आर्थिक लाभ मिलेगा? क्या इसका विज्ञापन बताने वाले को विज्ञापन कला के श्रेष्ठ नमूने का पुरस्कार मिलेगा? या वैज्ञानिक, व्यापारी और विज्ञापन बनाने वाले को स्वास्थ्य और पर्यावरण की हानि करने हेतु दंडित किया जाएगा? या पहले पुरस्कार और बाद में दंड, ऐसी दोनों बातें होंगी? जीवन के सभी क्षेत्रों में ऐसा घमासान आज मचा है। औषधि, अन्न, सुविधा के साधन, दैनंदिन उपयोग की वस्तुएं आदि सभी खोजों में वैज्ञानिकता के नाम पर प्रशंसा प्राप्त हो रही है, परंतु उनसे होने वाली हानि को अनदेखा किया जा रहा है। हानि के बारे में स्वतंत्र विचार किया जाता है। चिंता तो खूब जताई जाती है और उपाय भी बताए जाते हैं। उपायों को लेकर क्रियान्वयन किया जाता है, परंतु स्थिति में सुधार होता नहीं है, क्योंकि जिस कारण से समस्या निर्माण हुई है उसे दूर करने की कल्पना तक नहीं की जाती। समस्या का कारण विज्ञान के क्षेत्र की सिद्धि है, जिसका गौरव किया जाता है। एलोपैथी की औषधियाँ, संकर अनाज, रासायनिक खाद, अजनन शम बीज, टर्निमेटेड सीड, रसोई में उपयोग में आने वाले यंत्र, सर्व प्रकार के अन्न संरक्षक, फूड प्रिजर्वेटिव, अण्वास्त्र, वातानुकूलन आदि की यही कहानी है। एकांगी और खंड खंड में चिंतन करने का, शिक्षा योजना करने का, अनुसंधान करने का यह परिणाम है। यह सब करना सिखाने वाली शिक्षा को श्रेष्ठ शिक्षा नहीं कहा जाता। 5वां, पश्चिम में मन की शिक्षा का सर्वथा अभाव है, इसलिए उत्तेजना, तनाव, अशांति, अधीरता, आक्रोश आदि की मात्रा वातावरण में भी बहुत है और मनुष्य के व्यवहार में भी अत्यधिक है। इसका एक परिणाम मनोविकारजन्य रोगों में होने वाली वृद्धि है। मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कर्क रोग और हृदय विकार पश्चिम ने विश्व को दी हुई भेंट है। अब पश्चिम में इन बीमारियों की औषधियों की भी खोज हो रही है। बीमारी भी उनकी और खोजें भी उनकी, परंतु विश्व उनके उपहार स्वरूप बीमारियों से परेशान है और उनकी औषधियों की खोज की प्रशंसा कर रहा है, उनसे अभिभूत हो रहा है। बलिहारी यह है कि मनोविकारजन्य बीमारियों का जो अत्यंत कारगर उपाय मन को शांत करना और सज्जन बनाना है, परंतु उस एक मूलगामी उपाय को छोड़कर शारीरिक स्तर के अनेक उपाय किए जाते हैं। ये सारी बीमारियां तो असाध्य हो ही गई हैं, उन्हें असाध्य ही माना जाता है। मूल कारण दूर नहीं करना और निरर्थक और अनर्थक उपाय करते रहना, परेशान भी होते रहना, बीमारियों के सूचकांक तैयार करना, इन बीमारियों को लेकर विश्व के देशों को तुलनात्मक स्थिति दर्शाने वाले आंकड़े तैयार करना, स्वास्थ्य लक्षी सूचकांक तैयार करना, ऐसे फल नहीं परंतु फल के छिलके खाने का उद्यम सर्वत्र चल रहा है। विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हो रही है, विकास हो रहा है। इसे दुर्बुद्धि कहें, विकृत बुद्धि कहें या निर्बुद्धि, यह तय करना कठिन है, परंतु ऐसी शिक्षा से स्वयं मुक्त होकर अमेरिका को भी मुक्त करने का सेवकीय पुरुषार्थ तो भारत को करना ही होगा। मन की शिक्षा के अभाव में व्यक्तिगत स्तर पर अनाचार से प्रारंभ होकर लूट, शोषण, प्रदूषण और आतंकवाद तक उसका विस्तार होता है। जो शिक्षा इन दुष्कृत्यों को जन्म देती है अथवा इन्हें रोक नहीं सकती, ऐसी शिक्षा को श्रेष्ठ कैसे कहा जा सकता है? अर्थात शिक्षा में सर्वत्र मन को सज्जन बनाने की, व्यक्ति को चरित्रवान बनाने की शिक्षा का अंतर्भाव होने की अनिवार्यता है। यह बात पश्चिम को आग्रहपूर्वक बताने की आवश्यकता है। 6, अनुभूति की श्रेष्ठ पश्चिम में पूर्ण रूप से अनुपस्थित है। इस कारण से पश्चिम के अध्ययन और अनुसंधान का स्तर बुद्धि प्रामाण्य तक ही पहुंचता है। सब कुछ केवल तर्क पर आधारित है, परंतु पश्चिम की इस विषय में अपरिहार्य कठिनाई है। जिस प्रकार जन्मांध व्यक्ति को रंगों का, जन्म से बधिर व्यक्ति को वाणी का या सूंघने की शक्ति बिना लिए जन्मे व्यक्ति को गंध का अनुभव कल्पना में भी नहीं होता, उस प्रकार जिसे अनुभूति जैसा कुछ होता है इसकी कल्पना तक नहीं होती, उसके साथ अनुभूति के प्रमाण की चर्चा तक नहीं हो सकती। परंतु इसका परिणाम यह होता है कि पश्चिम का शास्त्र न तर्कातीत होता है न शाश्वत। बुद्धि के स्तर के अनुसार शास्त्र रचे जाते हैं, कुछ समय तक प्रतिष्ठित और प्रचलित होते हैं, फिर कोई आता है और नए शास्त्र की रचना होती है। थियोरी बदलती रहती है। परिवर्तन भारत में भी होता है, परंतु वह केवल परिवर्तनशील बाहरी बातों का होता है, शाश्वत तत्वों का नहीं। पश्चिम में शाश्वत और परिवर्तनीय ऐसे 2 आयाम हैं ही नहीं, सब कुछ परिवर्तनीय है। हमने कभी हमारी दृष्टि से पश्चिम को देखा ही नहीं है, इसीलिए उसका अधूरापन हमें समझ में नहीं आता। पश्चिम की स्थिति ऐसी है
की अनुभूति की शिक्षा का अनुभव करने हेतु भी उसे भारत में जन्म लेना पड़ेगा। पुनर्जन्म में, भाग्य में, जन्म जन्मांतर में और आत्म तत्व की सत्ता में विश्वास करना पड़ेगा। भारत में जन्म नहीं होता तब तक भारत की चिरंजीविता को विचार में लाकर ज्ञान क्षेत्र के सिद्धांतों को मानना पड़ेगा। 7वां, भारत में शिक्षा बाजार के अधीन है क्योंकि उनकी जीवन शैली अर्थनिष्ठ है। भारत में एक अर्थनिष्ठा को उपालंब देने वाला सुभाषित है, यस्यास्ति वित्तम सा नरः कुलीनः सा पंडिता सा श्रुतवान गुणज्ञः सा एव वक्ता सा च दर्शनीया सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ते। अर्थात जिसके पास धन है वही व्यक्ति कुलीन है, वही ज्ञानी है, वही गुणों को जानने वाला है, वही वक्ता है, वही सुंदर है, क्योंकि सभी गुण कांचन का ही आश्रय करके ही रहते हैं। पश्चिम का अनुभव करके ही इस सुभाषित की रचना कदाचित हुई होगी। परंतु जीवन जब अर्थ केंद्रीय व्यवस्था वाला हो जाता है और सारी उत्तम बातें उसके अधीन हो जाती हैं, तब समाज जीवन में कितने भीषण संकट निर्माण होते हैं, इसका अनुभव तो विश्व कर रहा है, केवल कारण नहीं जानता। भारत का ही दायित्व है कि इस मूल कारण को विश्व तथा पश्चिम के समक्ष स्पष्ट करें। 8वां, पश्चिम में चर्च, राज्य, विज्ञान और प्रजा में परस्पर सामंजस्य नहीं है। चर्च की और विज्ञान की जीवन दृष्टि एक दूसरे से भिन्न है। चर्च की सांप्रदायिक है, विज्ञान की भौतिक। राज्य कानून से चलता है, समाज करार व्यवस्था से। व्यक्ति और समाज के हित भी एक दूसरे से टकराते हैं। चर्च का विश्व आदम, हवा, पाप पुण्य, ईश्वर और शैतान, माफी और मुक्ति की कल्पनाओं से भरा हुआ है। विज्ञान का इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और विविध प्रकार के संयोजनों की प्रक्रियाओं, गुरुत्वाकर्षण का तथा सापेक्षता का, उत्क्रांति का और एक रेखीय गति का सिद्धांत लेकर कार्यरत है। राज्य सर्वत्र अधिसत्ता चाहता है और व्यक्ति से बना समाज कामनाओं की पूर्ति। ऐसे अपनी अपनी दुनिया में मस्त, एक दूसरे को समझने की, समन्वय करने की, स्वीकार करने की परवाह नहीं करने वाली प्रजा का राष्ट्र कैसे बन सकता है? ब्रिटिशों के सिखाने से भारत के शिक्षित शिरोमणि कहते थे कि वी आर अ नेशन इन मेकिंग, हम अभी राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया में से गुजर रहे हैं। परंतु पश्चिम की ओर देखकर लगता है कि उन्हें तो राष्ट्र की संकल्पना की गंध तक नहीं है। भारत में तो अबोध शिशु भी पूर्व जन्मों के पुण्यों के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीयता का संस्कार लिए हुए होता है और वहाँ पूरी की पूरी प्रजा राष्ट्र संकल्पना से अनभिज्ञ है। ऐसी स्थिति में भारत पश्चिम की चिंता करे यह अपेक्षित है, परंतु यह चिंता एक शिक्षक जैसी अथवा वैद्य जैसी होनी चाहिए। रुग्ण की चिकित्सा करते समय वैद्य रुग्ण के धन का, सत्ता का, उससे मिलने वाले लाभ का विचार नहीं करता। न सत्ता या धन से दबता या डरता है, वह रुग्ण की बात नहीं मानता, अपनी बुद्धि पर विश्वास कर दृढ़तापूर्वक चिकित्सा करता है। एक शिक्षक अपने विद्यार्थी की अथवा उसके अभिभावक की सत्ता या धन नहीं देखता, अपितु विद्यार्थी की बुद्धि, व्यवहार, भावना के अनुसार पात्रता देखता है और शिक्षा योजना करता है। उसी प्रकार पश्चिम का बल, सत्ता, अहंकार, चमक दमक आदि से प्रभावित हुए बिना, दबे बिना सत्य और धर्म का, करुणा और दया का आश्रय लेकर पश्चिम के लिए शिक्षा योजना बनानी चाहिए।